चलते हैं जी, देखते हैं हम एक वीडियो और। याद आती है हमेशा एक कि गधा तकरीर कर रहा होता है, सामने भेड़ बकरियां खड़ी होती हैं। वो भेड़ बकरियों को कहता है कि बहन और भाई हो, मुझे आपकी मुल्क को फिर आपकी कुर्बानी की जरूरत पड़ गई। और वो भेड़ बकरियां बेचारी हर ईद पे, बकरा ईद पे उनकी कुर्बानियां, काला बकरा वैसे ही मुश्किल वक्त में उसकी कुर्बानी, तो वो पहले ही कांप रहे होते। तो वो कहता है बहनों भाई मैं भी कुर्बानी देना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुर्बानी जायज दे, मैं तो गधा हूं। अब इसमें खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं मुझे तो कम से कम पता नहीं है, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। और अगर किसी यूथिये को ये वीडियो बुरी लगी है तो मैं क्या करूं भाई, खान साहब ने बात की है, मैंने थोड़ी की है, आपके पास रिकॉर्ड पे मौजूद है, देख लीजिए जो मैंने दिखाया। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जी बात करेंगे आपके साथ शफकत महमूद साहब की, जो कि हमारे फेडरल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने जी लेटेस्ट उनका जो फरमान आया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी टीचर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में टीचर्स जो हैं वो जीन्स नहीं पहन सकती, टाइट्स नहीं पहन सकती, और इस तरह की उन्होंने मतलब एक भाषण अपना दिया है और एक अपना उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि जी जो है वो चप्पल नहीं पहन सकती, यानी जो होती है ना सादी सी चप्पल जो होती है जो लेडीज पहनती हैं, तो फीमेल टीचर्स जीन्स नहीं पहन सकती, टाइट्स नहीं पहन सकती, चप्पल नहीं पहन सकती। लेकिन पूछना ये था कि उनकी बेटी, ये जिनकी मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, इनका नाम है तारा महमूद। तो शफकत महमूद साहब ये बताएंगे कि मतलब उनकी बेटी कुछ भी पहन सकती हैं और टीचर्स जो हैं वो जीन्स नहीं पहन सकती। वैसे एक तरह से ठीक भी कहते हैं, मैं बताऊं, इतनी गर्मी है, जीन्स में तो वैसे ही गर्मी लग रही होती है और टाइट्स में भी गर्मी लग रही होती है, तो मेरा ख्याल है टीचर्स को चाहिए कि वो स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दें और उससे जो है वो इस गर्मी के मौसम में, शायद हो सकता है ये कहना चाह रहे हो शफकत महमूद साहब के भाई टीचर्स जो आती हैं इस्लामाबाद में पढ़ाने के लिए, उनको चाहिए कि वो इस तरह की जीन्स और टाइट्स के बजाय जो है वो स्कर्ट्स पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे होंगे, वरना अगर इतना कोई उनको ड्रेसिंग के ऊपर अगर कोई इतना ऑब्जेक्शन होता तो फिर अपनी बेटी को भी तो मना करते ना जी, खाली टीचर्स को थोड़ी कहा जाता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी ये नई इंग्लिश की बुक निकाली है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, और उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये बुक निकाली गई। आप लोग गौर से देखिए, इसमें एक छोटी बच्ची जो है वो बैठ के पढ़ रही है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि इस छोटी बच्ची के सर पे हिजाब क्यों है। ये मतलब इतनी छोटी सी बच्ची, कोई क्लास 2 की या क्लास 1 की बच्ची लग रही है, जो इन्होंने ड्राइंग बनाई है, जो इन्होंने टेक्स्ट बुक्स के ऊपर प्रिंट किया है, उसमें इस बच्ची को हिजाब दिए हुए क्यों दिखा रहे हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी तालिबान आ गए हैं क्या, यहाँ पे भी तालिबान वाला ही माहौल होगा, क्या होगा जो आप इस तरह की बच्चियों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे स्कार्फ पहना हुआ है। मतलब ये चीज मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है, अगर किसी और को समझ आ जाए तो मुझे भी बता दिएगा। खैर अगली वीडियो देखते हैं। स्पोर्ट्स को मतलब तवज्जो ही नहीं दी, तो अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी मुल्क में, कैसे मुल्क की दौलत बढ़ेगी? अगर आप इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाय करेंगे तो पैसे देने के लिए एक्सपोर्ट्स की जरूरत है, और एक्सपोर्ट्स किसी ने सोचा ही नहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का। तो छोटे छोटे मुल्क हैं हमारे से पता नहीं 10-10, 15-15 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। वो तो सब ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने का नहीं सोचा, लेकिन खान साहब आपने 3 साल में क्या सोच लिया, और उससे पहले 5 साल आपकी गवर्नमेंट जो है वो केपीके में थी, तब आपने क्या सोच लिया था? और बाय द वे आप करेंगे क्या, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, बनाते क्या है आप सिवाय मामू बनाने के? तो मामू एक्सपोर्ट कर देंगे क्या हम लोग, मामू बना के? कुछ तो सोचना चाहिए ना सर, आप क्या बात कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, और लोग सुन रहे होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि लोग कान बंद करके बैठे होते हैं, लोग आपकी बात को सुन रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जी वेस्टर्न कल्चर के ऊपर हम बड़ा एतराज करते हैं, तो हमें साफ साफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे कान खोल के हमारी बात को सुन ले कि हमें उनका कल्चर नहीं, पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ उनका वीजा चाहिए। तो आप अपना वीजा दे दीजिए, पाकिस्तानियों का कल्चर अपने पास रखिए, और जब हम आएंगे तो हम वहां पे भी इस्लाम फैलाएंगे और हम वहां पे भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे भी रियासत मदीना बन जानी चाहिए। अब वो नहीं बनाते, वो एक अलग बात है। खैर हम चलते हैं आगे और हम आपको बताते हैं कि जी इस वीडियो में क्या हो रहा है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है।
किसी भी हुकूमत को इतने मसाइल नहीं मिले जितने हमें मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से बड़ा है। ये भारतीय थिंक टैंक्स का तासुर हो सकता है लेकिन पाकिस्तानी अवाम का नहीं। इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और वही तमाम फैसले लेते हैं। हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिकॉर्ड 1 खरब 4 अरब रुपए का जो टैक्स है वो इकट्ठा किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि एफबीआर ने इतना ज़्यादा जो टैक्स है वो इकट्ठा किया है। ये समाही के दौरान 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% पाकिस्तानी हैं जो कि टैक्स फाइलर है, यानी कि 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ उठा रहे हैं क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते। इसकी वजह से ना हम सही मायने में लोग। जी, आपने सुना डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सुनी। अगर किसी को समझ में आए तो वही मैं कहती हूँ कि मुझे भी समझा देगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये जरूर समझ आई है कि लोग रो रहे हैं, लोग यूटिलिटी बिल्स नहीं दे पा रहे, लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, लोग खाना नहीं खा पा रहे। लोगों के लिए जो है वो जिंदगी मुश्किल हो गई है। हेल्थ सेक्टर में भी मेडिसिन लोगों को या तो मिल नहीं रही है, अगर मिल रही है तो इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन इस सारी बातों का जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं है और वो यही कहते हैं कि जी आपने घबराना नहीं है। तो सर घबराए नहीं तो क्या करें, आप ही बता दीजिए। और अभी मजीद 2 साल और भुगतना है और उसके बाद ही कुछ होगा। आप कहते तो ये हैं कि जी हम तो अगले इलेक्शन में फिर आने वाले हैं, तो अगर वो इस तरह की खौफनाक बातें ना करें तो बेहतर है, इसलिए कि लोगों के दिल कमजोर हैं। किसी को भी कुछ हो सकता है ऐसी खबरें सुनकर के खान साहब ने अभी 5 साल और अगले इलेक्शन में 5 साल के लिए फिर आ जाना है। ये सुन के लोग थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। लेकिन खैर हम अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, मगर महंगाई की वजह से प्राइम मिनिस्टर को नींद नहीं आती। तमाम फैसले प्राइम मिनिस्टर करते हैं मगर डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, ये बात उनको टीवी से पता चलती है। गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड टैक्स जमा कर रखा है लेकिन फिर भी अवाम टैक्स नहीं दे रही। ये हम नहीं कह रहे, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो पूछना ये था कि सर आपने क्या सबको यूथिया समझ रखा है? इसलिए कि पूरा पाकिस्तान तो यूथिया नहीं हो सकता ना, कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन आप सबको तो नहीं कह सकते कि सारा का सारा पाकिस्तान ही यूथिया है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको फिर एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। लाहौर, कराची, पेशावर अवाम से आज पूछा है हमने 3 साल परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये उनकी हालत हजार में इसलिए बताना चाह रहा हूं कि शायद इक्तदार के ऐवान में बैठे हुए हमारे डार भाई या हमारे प्राइम मिनिस्टर उन तक इस तरह डायरेक्ट बात नहीं पहुंचती। तो हमारा फर्ज है बताना। बताएं जी अवाम क्या कह रही है 3 साल परफॉर्मेंस में। गरीब भूखे मर रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी तब्दीली क्या आ सकती है? टके का कारोबार नहीं है, मतलब रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। इमरान खान ने पूरे मुल्क का खाना खराब कर दिया। खान साहब के 3 साल कार्यकाल से मैं मुतमिन नहीं। सब लोग परेशान हैं, बिजली के बिलों से, चीनी के, आटे के स्कैंडल जो आए हैं। चाहते हैं खान साहब भाई जान छोड़े। भाजी बेड़ा गर्क कर छे, सानू पुराना ही पाकिस्तान दे दियो, असि नवा नहीं लेना। आटे को तुम घी का पूछो, आटे का पूछो, कितना महंगा हो रहा है अभी। क्या हमारे जिन्हें आराम हो गया? जो चीज वाला 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की होगी। 3 सालों में जीरो कर दी। मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया जब से वो आया है। एक बंदा खुशहाल बता दे मुझे कोई। सारे परेशान है, बहुत महंगाई है। गरीब तो होता जा रहा है, अमीर तो होता जा रहा है। मालिक जोन सा है वो मुलाजमत पे आ गया है और मुलाजम जोन सा है वो मांगने पे आ गया। इमरान खान की जब से हुकूमत में है इसके सारे यू टर्न है। इससे होना कुछ नहीं है, सबको पता डोरे कहाँ से इसके हिल रही हैं। आप उनका नाम लें जो इसे लेके आए, जो इस असल कसूरवार है। ये तो कठपुतली है जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। चंद बंदे हैं जो फैसला कुन कुव्वत हैं, उनका नाम लिया करें। आप नौजवान हैं, इन आइंदा सालों में को लगता है कि आपको किस तरह का नहीं होना। जब तक से अदारों का अमल दखल होगा ना सिस्टम में, तो सिस्टम तबाह होता रहेगा। और जब तक असल कसूरवार है, कल आपने देखा क्या हुआ, तो असल कसूरवार वही है जिनका कोई नाम नहीं आप लोग ले सकते। जी तो आपने देखा पब्लिक कितनी परेशान है। अब आप जो यूथी है ये देख रहे हैं, वो बोलेंगे कि जी मैंने कोई पीछा पकड़ रखा है खान साहब का, मैं कोई खान साहब की बुराइयां कर रही हूँ। जी ये मैं नहीं कह रही, ये सारी कौम कह रही है, सारा पाकिस्तान ना सही लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में अब उनकी यही हालत कर दी है खान साहब ने, सिवाय अपने उन चमचों के, सिवाय अपने उन यूथियों के जो के जैसे कहना चाहिए सोशल मीडिया पे भी आपको नजर आएंगे
اور जगह मीडिया पे भी नजर आएंगे और मीडिया से बाहर सड़कों पे भी नजर आएंगे जो हर वक्त जूते पॉलिश करेंगे और खान साहब की वाह 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 करेंगे। तो ऐसे लोग बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जो असल पब्लिक है वो तो खान साहब इस तरह परेशान है। तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था आपने, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने वाट लगा के रख दी है, तो अब पब्लिक करे तो क्या करे। लेकिन साथ साथ चले, हम जाते जाते आपको एक वैसे ही हल्की फुल्की बात भी बता देते हैं और हम बात करेंगे इंडियन मीडिया की। इंडियन मीडिया में हमारे बहुत से पैनलिस्ट जाते हैं और जो उनका दिल करता है वो बात करते हैं और जो उनको सही लगता है वो बात करते हैं और जो उनको सही नहीं भी लगता वो भी बात करते हैं। तो लेकिन उसमें सबसे मजेदार चीज मुझे क्या लगती है कि जैसे उनसे क्वेश्चन किया जाता है उसके साथ ही वो जो रट के आए होते हैं वो सवाल जो मर्जी किया हो, कुछ भी पूछा हो, वो अपनी जो कहानी सोच कर आए हैं वही जवाब देते हैं और वो सवाल जो है वो पीछे ही कहीं रह जाता है और उसके बाद एंकर भी बेचारा यूं परेशान बैठा होता है कि मैंने तो कुछ और पूछा था, ये तो मतलब अपनी खाला जी की कहानियां, खाला जी के घर की कहानियां सुनानी शुरू कर दी है, मैंने तो इनसे कोई और सवाल किया था। तो बिल्कुल उस चीज पे जरा नहीं घबराते, क्योंकि जाहिर है जो क्वेश्चन किया होता है उसका तो आंसर पता ही कोई नहीं होता। तो वो सोचते चलो इधर उधर कहानी करके और लाइव शो है, टाइम खर्च कर देते हैं और निकल पड़ते हैं। तो बाद दफा बड़ी फनी सिचुएशंस हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक वैसे अपने तौर पे एक बता रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को इतना फनी ना लगे लेकिन मुझे बड़ा फनी लगता है और मैं जब टीवी पे देखती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है। लेकिन ये कि शो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और अक्सर शोज बड़े इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, इंडिया के हों या पाकिस्तान टीवी के, पाकिस्तान टीवी चैनल्स के इनफैक्ट। लेकिन समटाइम्स जैसे मैंने कहा कि वो अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, जैसे स्पेशली उनके बहुत बड़े जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं अर्नब गोस्वामी जी। अर्नब जी के साथ खैर मैंने भी कई शोज किए हैं और उनका अपना ही एक स्टाइल है बात करने का और उस पे यहाँ पे बड़े सारे लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन खैर मुझे तो, क्योंकि मैंने फर्स्ट शो ही इत्तेफाक से अर्नब जी के साथ किया था, तो मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बल्कि बड़ा मजा आता है उनके शोज में। लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट है ना वो थोड़े, आपको पता है जब उनका वो रिपब्लिक वर्ल्ड का शो होता है तो हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं ना बड़ी फेक एक्सेंट बना के, ओ यार हम लोगों की तो देसी एक्सेंट है यार, देसी तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं, हम कोई अंग्रेज से या अमेरिकन थोड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ से बाज ऐसे जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया होता है और वो ना मुंह टेढ़ा कर करके इंग्लिश ऐसे कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अर्नब जी का, जैसे मैंने कहा, उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का। तो वो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद वो करते क्या है कि वो उसके बाद वो बेइज्जती प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अच्छा, इतनी देर में हमारा जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठा होता है ना वो उस इंग्लिश के ट्रांसलेशन बना रहा होता है दिमाग में जल्दी जल्दी कि इन्होंने क्या बोला है, अब मुझे इसका रिप्लाई करना है, तो अच्छा ये उर्दू में ऐसे होता है तो फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो उसको ट्रांसलेट करके जब वो बैठता है तो इतनी देर में अर्नब जी ने उसको धो डाला होता है और वो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के और वो सेकंड क्वेश्चन पे चले गए होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं, उनको लगता है शायद इसको समझ ही नहीं आ रही, इसने जवाब ही नहीं देना, तो वो उसको उसका रिप्लाई सुनने से पहले बता, वो बेचारा उधर लगा होता है ट्रांसलेशन करने में, तो वो उसको क्या करते हैं कि वो सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं। इतनी देर में पाकिस्तानी ने ट्रांसलेशन कर ली होती कंप्लीट और फिर वो कहता है, जैसे अर्नब जी को ना फौरन ही वो जवाब देने की कोशिश करता है और वो कहता है, okay, let me tell you the first thing, the first reply of your the first question which you asked me, the reply is, ठीक है। और उसके बाद वो कुछ अपनी आएं बाएं शाएं कुछ करता है और इतनी देर में क्या होता है कि अर्नब जी कहते हैं कि ठीक है जी, नुपुर शर्मा आपके साथ नुपुर शर्मा डिबेट करेंगी। अच्छा, नुपुर जितनी शक्ल से मासूम सी और प्यारी सी लगती हैं वो एक्चुअली उससे बिल्कुल उलट हैं। यानी अब आप ये पिक्चर भी देखें, आपको नुपुर बड़ी क्यूट सी और बड़ी प्यारी सी एक लड़की लगेगी कि पता नहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लगेंगी आपको, कि इतनी मतलब उनकी मासूम सी शक्ल है, इनोसेंट सा फेस है। तो वो देख के ना हमारे पैनलिस्ट सोचते हैं कि अच्छा, जिन्होंने नहीं उनको देखा होता वो सोचेंगे अच्छा ये है, ठीक है, ले आओ। तो नुपुर आते के साथ ही जो है वो पूरी अपनी सारी पता नहीं सारी डिटेल्स लेकर आई होती हैं, वो पढ़ना शुरू कर देती हैं और यहाँ
ہمارے پینلسٹ جو ہیں ہم تو گئے ہوتے ہیں بغیر کچھ پڑھے لکھے, ہمارے یہاں تو رواج ہے نہیں, تو ہمارے چھوٹ جاتے ہیں پسینے. اور اس کے بعد جب ہم کرتے ہیں آئیں بائیں شائیں, تو نپر کیا کہتی ہیں کہ ارنب ان کا بھاڑا کاٹ دینا. اچھا بھاڑا کاٹ دینا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں. انہوں نے ایک دو شوز میں کہا ہمارے پینلسٹ کو کہ جی یہ پڑھ کے نہیں آئے ارنب جی, ان کا نا بھاڑا کاٹ دیے گا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. بعد میں پتہ لگا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کوئی پیسے ملتے ہیں تو وہ ان کو کم دیے جائیں یا نہ دیے جائیں. تو مجھے یہاں پہ کلیئر کرنا ہے کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں یہ فری میں جا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں مل رہا بھائی. نپر جی اگر آپ مجھے دیکھ رہی ہیں تو آئندہ سے ان کو یہ بھاڑے کا تانا مت دیے گا, اس لیے کہ بھاڑا تو ان کا ایک زمانہ ہوا بند ہو گیا. میرا خیال ہے 1.5-2 سال تو آرام سے ہو گئے ہوں گے بھاڑا بند ہوئے ہوئے. تو آپ ہر بار آ کے یہ تانا مارتی ہیں کہ ان کا بھاڑا کاٹ دو یا ان کو بھاڑا مت دو یا ان کو کم دو. تو بتانا یہ تھا کہ ان کو تو ملی کچھ نہیں رہا, تو پھر کم دینے کی یا نہ دینے کی کیا بات